हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स 4, जहां हम फिज़िक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये जो वीडियो है वो बेसिकली चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 है, जिसके हम 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कूलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ और बाकी सारी चार्जेस की प्रॉपर्टी, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 5th पार्ट में हम कंपैरिजन देखेंगे किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो चार्जेस के बीच में लगे, मतलब Q1 और Q2 के बीच में लगे। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो मासेस के बीच में लगे, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब हमें इनका कंपेयर करना है, डिफरेंस पूछते हैं कभी कभी कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो उसी चीज़ का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा एट रेस्ट की पोजीशन में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। वाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओनली वन नेचर इट हैव, जो कि क्या होता है, अट्रैक्शन वाला होता है, बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। मतलब उनके पास क्या होना चाहिए, मासेस होना चाहिए। मासेस के कारण जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल, और उन्हीं मासेस के अंदर कुछ चार्जेस हुआ तो चार्जेस के कारण जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए पहले हम सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं। तो पहली सिमिलरिटीज़ क्या है कि बोथ फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो दोनों फोर्स हैं वो कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसी को कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दोनों फोर्स इस लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये सिमिलरिटीज़ है। सेकंड सिमिलरिटीज़ देखिए, बोथ फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज और चार्जेस। ये वाला जो बता रहा है हमें वो कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज m1 m2 एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो ये सेकंड प्रॉपर्टीज हो गई या सिमिलरिटी हो गई। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। देखिए ये जो फोर्स है वो बेसिकली कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स। देखो सेंट्रल फोर्स का एक और बता देते हैं, जो भी सेंट्रल फोर्स होंगे अलोंग टू द रेडियस लगते हैं, अलोंग टू द कहाँ लगेंगे, रेडियस लगेंगे, तो उन्हें सेंट्रल फोर्स बोला जाता है। और सेंट्रल फोर्स जो हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, बोथ आर सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स इस चीज़ से भी देख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। एक रेडियस के स्क्वायर की तरह प्रोपोर्शनिटी रखता है, इसलिए इसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर रेस्ट पर है या मास यहाँ रेस्ट पर है, दूसरा मास इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, तो जो फोर्स लगेगा अलोंग टू द सेंटर लगेगा, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। और दोनों कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। जो भी सेंट्रल फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बिकॉज इट द वर्क डन इज डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट्स ओनली डिपेंड ऑन द फाइनल एंड इनिशियल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सेंट्रल फोर्स है दोनों। सिमिलरली फोर्थ जो है वो क्या है, सिमिलरिटी, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। जो मैंने ऊपर बोला था कि सेंट्रल फोर्स है, दैट्स वाई ये कौन सा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव। द वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड। देखिए ये वही लाइन लिख दी कि दोनों कंजर्वेटिव हैं और पाथ फॉलो के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। पांचवा देखिए, बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। दोनों फोर्स जो है वैक्यूम में एप्लीकेबल होते हैं, वैक्यूम में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमिलरिटीज़ है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। अब देखिए डिसिमिलरिटीज़ पे आते हैं। तो पहली क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव बाय इलेक्ट्रिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है केवल उसके पास एक ही नेचर होगा, वो होगा अट्रैक्शन का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्शन भी रखेगा और रिपल्शन भी रखेगा। ये हमने चीज़ देखी थी। अट्रैक्शन कब होगा, फॉर अनलाइक चार्जेस, मतलब द नेचर ऑफ बोथ चार्जेस मे बी डिफरेंट और डिफरेंट। और यहाँ रिपल्शन कब होगा, जब लाइक चार्जेस के बीच फोर्स लगे, मतलब नेचर ऑफ द चार्ज सेम। तो इस तरीके से ये हमारा पहली डिसिमिलरिटी हो गई। दूसरी देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मान लीजिए यहाँ कैपिटल M मास रखा है, यहाँ स्मॉल m1 मास रखा है, इसके बीच में कोई मीडियम प्लेस है, तो ये जो फोर्स है इस मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द मासेस। बट देखिए क्या है इसमें, जो नेक्स्ट वाला है, वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस।
जो दो चार्जेस होंगे उनके बीच के मीडियम के ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है। कैसी देखी थी डिपेंडेंसी? एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो यही हमारे उसकी मीडियम डिपेंडेंसी बताता है, और ऐसे ग्रेविटेशन के अंदर ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है उसमें क्या बोल रहा है कि एफ ई जो है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो कल एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी वो इसी के ऊपर बेस थी कि एफ ई कितने टाइम्स ग्रेटर होता है एफ जी से, अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें या इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। सॉल्यूशन आएगा तो हम इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। देखिए, अब देखिए एक इलिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। क्या है ये जो इलिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम जो बेसिकली हम कर चुके थे कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। ये फर्स्ट पॉइंट ये लिख दिया कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो क्या लिख रहा है? कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस। हमें क्या करना है? उसके स्ट्रेंथ का कंपेरिजन करना है। एंड डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। उन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के रेशियो को डिटरमाइन करना है, मतलब एफ ई बाय एफ जी निकालना है। फॉर किस किस के लिए? फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और दूसरा फॉर टू प्रोटॉन्स। तो हम दोनों निकालेंगे। और देखिए नेक्स्ट क्या दिया है? एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम। बेसिकली ये उनके बीच का सेपरेशन दिया, डिस्टेंस दिया। तो एक्सेलरेशन हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, या हम अभी भी कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और यही जो नेक्स्ट नीचे स्लाइड बना के रखा है, हाउ मच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर ए। हम इसी से इसको कंसिडर कर सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिक जनरल जो चीज़ें हैं हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, और सॉल्यूशन में चीज़ डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉन्स, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसको हम एफ जी डिनोट करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी जी एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मतलब सेपरेशन बिटवीन देम। तो हम सेपरेशन सेम ही मान लें तो भी अच्छा है इस पर्टिकुलर के लिए, तो सेम सेपरेशन हम कंसिडर करेंगे। सिमिलरली इसमें जो जी की वैल्यू होती है लास्ट ईयर पढ़ी भी होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सिमिलरली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ इक्वल्स टू एफ ई, जो क्या होता है? कैपिटल के Q1 मतलब Q ऑफ प्रोटॉन, QE मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ के की वैल्यू कितनी थी? 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये हमारी के की वैल्यू थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब बेसिकली हमें एफ ई ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय एफ जी, दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो हो गया। एफ ई की वैल्यू के मतलब 9 इंटू 10⁻⁹। देन चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सिमिलरली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये अट्रैक्शन नेचर को शो करेगा, बिकॉज एक प्लस है दूसरा माइनस है। आर हमने सेम माना है तो आर स्क्वायर सेम रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है। आगे वाला प्रोटॉन का और देन इलेक्ट्रॉन का, देन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर देखिए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए 1.6 से आप इस 1.6 को भी कैंसिल कर सकते हैं। अब और आगे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए -19, तो -19 प्लस 9 क्या बचा? केवल माइनस का 10 बचा। -10 और -19 टोटल -29 हो गई। आगे देखिए -10 और इसके अपॉन में -11, तो यहाँ से बचेगा -1। नेक्स्ट -19
और -27, तो यहाँ बचेगा -8। तो ये बेसिकली हमारा कुछ इस तरीके से निकल के आया। यहाँ पे क्या बचा 9 इंटू, देखिए 10 रेस्ट टू द पावर, ऊपर कुछ बचा नहीं है अब, बस नीचे वाली बची तो -1, ऊपर जाके +1 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -8, ऊपर जाके +8 इंटू 10 की पावर, ये -31 था तो ये प्लस से 32 हो गया, ऊपर जाके डिवाइडेड बाय जो वैल्यू बची वो है 6.67 इंटू 9.1, और ऊपर एक और वैल्यू बची है जो क्या है 1.6। तो ये कुछ इसमें हमारी वैल्यूज़ बची हैं, एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखिए पावर को सम करें तो 32, 8, 40 और 1, यह आ जाएगा 41, और यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू 1.6। तो आपने 9 इंटू 1.6 का मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा हमारा 14.4 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 9.1, तो ये आ जाएगा हमारा 60.69, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 14.4 डिवाइडेड बाय 60.19 विच इज़ इक्वल्स टू 0.23 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर प्लस 41। तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आएगा, एफ ई बाय एफ जी। 0 पॉइंट में कंसिडर नहीं करते इसको 2.3 कंसिडर करेंगे, एक पावर लेफ्ट शिफ्ट करा तो यहाँ बचेगा 14। तो एफ ई इज़ ग्रेटर देन 10 रेस्ट टू द पावर 40 टाइम्स। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली पावर में लिख रहे हैं, मतलब आगे की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो एफ जी कुछ इस अमाउंट से फोर्स स्ट्रॉन्गर होता है व्हेन वी टॉक अबाउट वन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज करें, अगर इसी को हम चेंज करें फॉर 2 प्रोटॉन्स, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर 2 के प्रोटॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा फॉर 2 प्रोटॉन्स, अगर हम फॉर 2 प्रोटॉन्स की बात करें तो फॉर 2 प्रोटॉन्स में एफ ई अपॉन एफ जी। देखिए एफ जी तो सेम रहने वाला है क्योंकि उधर पे नहीं, एफ जी में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी एफ ई तो सेम रहने वाला है जो क्या था 9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -19, ये तो सेम रहेगा। देखिए आर भी सेम रहेगा उनका डिस्टेंस, बट अंतर क्या आएगा 6.67 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -11, और दोनों ही प्रोटॉन हैं तो 1.6 इंटू 1.6 दोनों का मास सेम इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -27 का 2 टाइम्स हो जाएगा तो -74। कुछ इस तरीके से पावर में चेंजेस आएंगे, बाकी ये रिजल्ट सेम रहेगा। देखिए एक 1.6 से एक 1.6 कैंसल, दूसरे 1.6 से दूसरा 1.6 कैंसल, तो एफ ई बाय एफ जी विल बी इक्वल्स टू, देखिए ऊपर बचा केवल 9 और नीचे बचा है 6.67 इंटू पावर को कैलकुलेट करते हैं वही, इसको 9 से कट करेंगे तो ये -10 बचा, यहाँ -10 से -11 कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 बचा अपोन में, और देखिए -19 है, -19 से ये कट करा तो -18 आया, और 18 से 54 कट करेंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा लगभग 36 टाइम्स -36। तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 36 हो गया। तो कुछ इस फॉर्मेट में आप बता सकते हैं कि एफ ई अपॉन एफ जी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 रेस्ट टू द पावर 36, सॉरी एक पावर ये भी बची है 36, नहीं कट कर दी थी, -1 कट करा था तो -18, हाँ ठीक है 36। कुछ इस अमाउंट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, जब हम कंसिडर करें दोनों ही क्या हैं प्रोटॉन से। तो हम इसकी डिवाइड करके एग्जैक्ट वैल्यू भी बता देते हैं कि एफ ई इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 6.67, तो ये आ जाएगा 1.34 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर प्लस 36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उस इस अमाउंट में इन दोनों के बीच में रिलेशन जनरेट होके आता है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या पूछा है हमसे कि एक्सेलरेशन बताना है, जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बताना है। तो एक्सेलरेशन
ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बताना है जब उनके बीच में क्या लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो। कौन सा फोर्स लग रहा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा हो। तो हम F निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, जो अभी कैलकुलेट करा था कि 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27 एंड इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। तो ये हमने कुछ प्रोटॉन्स की वैल्यूज़ लिख ली। अब इनके बीच में सेपरेशन जो दिया है वो दिया था 1 एमस्ट्रॉन्ग। 1 एमस्ट्रॉन्ग मतलब 1 इंटू 10⁻−10, और इसका हमें स्क्वायर करना है। तो ये फोर्स जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, इसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो पहले 9 इंटू करते हैं हम 1.6 से, इंटू 1.6, तो ये आ जाएगा 23.04 इंटू, अब पावर को देखिएगा, पावर यहाँ 9 है प्लस का, तो +9 से ये 27 कटेगा तो -18, और -18 और 27 कितना हो गया, 10 की पावर 7 और 8 15, 145 -45 डिवाइडेड बाय 10⁻² लगाए तो -20, तो यह आ जाएगा हमारा 23.04 इंटू 10⁻⁻45 से 20 गएगा तो -25। तो दिस अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द प्रोटॉन। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो F इज इक्वल्स टू, हम एक लॉ जानते हैं m इंटू ए, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, बिकॉज प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो प्रोटॉन के ही मास से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो 23.04 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻27, तो ये कुछ एक्सेलरेशन हमारा निकल के आ जाएगा। 23 डिवाइडेड बाय 23.04 डिवाइडेड बाय 1.6 विच इज़ इक्वल्स टू 14.4 इंटू, देखिए यहाँ पर माइनस है, ये माइनस, तो यहाँ 2 बचा माइनस का, ऊपर जाके ये हो जाएगा +2। तो दिस वाज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अगर इसी को वो बोल देता, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स था, अगर इसी में वो बोलता हमसे क्या निकालिए कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते, फोर्स की स्टिल वैल्यू सेम 0.4 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आता 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू, डिवाइड करिए इसको 23.04 डिवाइडेड बाय 9.1 विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ से कट करेंगे तो -6 बचा, ऊपर जाके ये +6 हो जाएगा। तो दिस अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन, तो AE इज़ ग्रेटर देन AP। तो अब इसमें से आप बता सकते हैं कि अगर ये बहुत तेज़ चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, तो वेलोसिटी भी ज़्यादा है, मतलब टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन द टाइम ऑफ प्रोटॉन। ये कहाँ से निकाला हमने, तो आप एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा और प्रोटॉन को ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यूज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो ये हमने कुछ इस तरीके से बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमें करना है वो बेसिकली क्या है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस, जिसको हम कहते हैं द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। मतलब क्या है, देखिए कि जब मल्टीपल ऑफ फोर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज रखा है जिसको मैं Q0 नाम दे रहा हूँ, इस Q0 के ऊपर मल्टीपल ऑफ चार्जेस फोर्स लगा रहे हूँ, तो इस Q0 के ऊपर नेट फोर्स की जो वैल्यू निकालेंगे वो हम किस प्रिंसिपल से निकालेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से निकालेंगे। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है, जब किसी पर्टिकुलर सिंगल चार्ज के ऊपर मल्टीपल ऑफ चार्जेस फोर्स लगाएं, फोर्स एक्ट हो उसके ऊपर, तो उसे क्या कहा जाता है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से निकाला जाता है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ये बेसिकली किसके लिए, फोर्स के लिए। जब हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो मतलब क्या है कि जब मल्टीपल ऑफ चार्जेस किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहे हों, इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पर नेट या टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी,
उसको किसकी हेल्प से निकाला जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, तो उसको देखते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अनेबल्ड अस फॉर फाइंड द फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट द फोर्स with which the two characteristics attract or repel each other are not affected by the presence of other charge। तो ये पहला पॉइंट यही लिखा उसमें कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के ऊपर मल्टीपल ऑफ चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना किसकी हेल्प से निकालते हैं, सुपरपोजिशन की हेल्प से निकालते हैं। और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये, कि अगर कोई बहुत सारे चार्ज रखे हों तो उसका फोर्स किसी दूसरे वाले के फोर्स को इफेक्ट नहीं करे, मतलब F1 F2 को इफेक्ट नहीं करेगा, उसके फोर्स के ऊपर किसी भी तरीके का सिग्निफिकेंस चेंज नहीं लेके आएगा। इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। अब ये कहता क्या है, the principle of superposition state that when a number of charge are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of force exerted on it due to all other charges. The force between two charges not affected by the presence of other charge। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दी। क्या मतलब है इसका, कि हम अगर एफ नेट निकालना चाहते हैं किसी गिवन चार्ज के ऊपर, तो उस पर लगने वाले सारे फोर्स, भले वो 1 का लग रहा हो, 2 से लग रहा हो, 3 से लग रहा हो, इन सब का इंडिविजुअल वेक्टर सम सॉल्व करते हैं, इन सब का इंडिविजुअल वेक्टर सम सॉल्व करते हैं। तो ये होता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखिए हम इसको प्रूफ करते हैं, एग्जाम में आता भी है। डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो लगेगा वो इन सब इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसको देखिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे, सपोज कि यहाँ पर हमारा एक चार्ज रखा है जो बेसिकली क्या है, Q0। Q0 मतलब गिवन चार्ज जिसके ऊपर हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं। इसके यहाँ पर Q1 चार्ज रखा है। बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ R। फाइनल पोजीशन को पहले इनिशियल पोजीशन को पहले लिखते हैं जो क्या होगा 1, और देन फाइनल पोजीशन को बाद में लिखते हैं 0, क्योंकि 0 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर आएगा Q2 जो बेसिकली क्या होगा R20। ऐसे यहाँ पर Q3 होगा। ऐसे यहाँ पर लास्ट में कोई सा चार्ज होगा QN जिसकी डिस्टेंस होगी RN0। ये डिस्टेंस है इसके बीच का पोजीशन वेक्टर, और इन सब के फोर्स लगेंगे। देखिए फर्स्ट की वजह से जो फोर्स लगेगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, पॉजिटिव माना है सबको, तो ये आ जाएगा। क्या लिखते हैं उसका, वो F01। F0 मतलब फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। सिमिलरली सेकेंड वाले की डायरेक्शन ये होगी जिसका फोर्स होगा F02। जैसे ये थर्ड होगा तो F03, और ये लास्ट वाला होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर और F0N। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपको थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना है तो थ्योरेटिकल में क्या लिखेंगे, लेट Q0 be the test charge placed in a space multiple of charge Q1 Q2 Q3 dot Qn exert force on Q0, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पहले निकालेंगे फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। कैसे निकाल सकते हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या बाय कूलम्ब्स लॉ से। हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ, इसको वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वेक्टर फॉर्म हम देख चुके थे कि Q01 वेक्टर साइन इज इक्वल्स टू क्या आता था, Q0 के ऊपर फोर्स लग रहा तो Q0 Q1 डिवाइडेड बाय उनके बीच का सेपरेशन क्या है 10, इसका क्यूब वेक्टर फॉर्म में, और 10 की डायरेक्शन। तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम सिमिलरली करके सारे फोर्सेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली F02 आ जाएगा जो क्या आएगा Q0 Q2 डिवाइडेड बाय R20 का क्यूब और R20 का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, या फिर हम इसको वेक्टर बोल देंगे। तो ये सेकंड आ गया। ऐसे ही आप सिमिलरली करते हुए n तक भी निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू द Qn। तो Q0
क्यू एन डिवाइडेड बाय आर एन ज़ीरो का क्यूब आर एन ज़ीरो का वेक्टर। इस तरीके से अब इसमें हम बाय लगाएंगे बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, तो क्या आता था कि एफ नेट मतलब टोटल फोर्स ऑन क्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस डॉट 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 प्लस F0n। कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब सारों की इसमें वैल्यू पुट करते जाइए। तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, देखिए इसमें मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, इन सब टर्म में आपको कुछ चीज़ कॉमन आती हुई दिख रही होंगी, जो क्या है के क्यू नॉट। अंदर क्या बचेगा Q1 डिवाइडेड बाय R10 का क्यूब और R10 का वेक्टर। सिमिलरली प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R20 का स्क्वायर और R20 का वेक्टर। ऐसे सिमिलरली करते हुए जाएंगे तो ये लास्ट टर्म आएगी Qn Rn0 का क्यूब और Rn0 का वेक्टर। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर टर्म को, इतनी बार सम करने वाले टर्म को लिखने के लिए हम एक डिनोटेशन करते हैं जिसको बोलते हैं समेशन, जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 1 से लेकर n तक, बिकॉज n चार्जेस थे हमारे पास। और इधर पे अंदर जो लिख दिया जाएगा वो क्या आ जाएगा क्यू आई, क्योंकि देखिए चेंज हो रहा है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ही n तक, डिवाइडेड बाय r, फिर 1 0 2 0 3 0, तो इसको लिखेंगे I0 का क्यूब और I0 का वेक्टर। कुछ इस तरीके से ये नेट फोर्स के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमारा नेट है। ये फॉर डिस्क्रीट चार्जेस है। कंटिन्यूस चार्ज के लिए ये चीज़ नहीं लगाई जाती है, ये काई के लिए लगाई जाती है डिस्क्रीट चार्ज के लिए। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट इसी में देखिए, अगर हम इसे नॉर्मल मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्यूब नहीं आता है, जो कूलम्ब्स लॉ का स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखते हैं कि एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, के तो सेम रहेगा, क्यू नॉट भी सेम रहेगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से n भी सेम रहेगा, क्यू आई भी सेम रहेगा, I0 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर हम डिनोट करेंगे। तो ये है कुछ फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, रिमेंबर रखिएगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप इसको पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर कुछ बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जो बेसिकली ये 3 एग्जांपल हैं, किस तरीके से सॉल्व होते हैं उन पे हम बात करेंगे और आगे का सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक प्रॉपर वे में नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, सारे सॉल्यूशन कीजिएगा, NCERT एग्जाम्पल एक्सरसाइज सॉल्यूशन मैं साथ साथ में करवाते जाऊंगा और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए होंगे वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।